नमस्कार दोस्तों। बड़ों बूढ़ों का कहना है कि वक्त कब पलट जाए कोई नहीं बता सकता और वक्त का ऊंट किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। अब से 2-3 महीने पहले तक जो लग रहा था कि बीजेपी जो केंद्र में शासित है वो अजयी है, उसे कोई पार्टी हरा नहीं सकती और उसके आगे कोई चुनौती नहीं है, बल्कि यही बीजेपी और दलों को तोड़ तोड़ कर 2/3 बहुमत के लिए अपनी संख्या बढ़ा रही थी। चाहे वो बिहार हो और चाहे पश्चिम बंगाल, हर तरफ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने ऐसा जाल बिछाया कि वहां से जीते हुए दूसरे पार्टी के सांसद और विधायक भी तोड़ तोड़ के बीजेपी में आ गए। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अमित शाह और मोदी अब से 2 महीने बाद इस स्थिति में आ जाएंगे कि वो विपक्ष के सामने जाने से कतराएंगे और इस देश से आंखें चुराएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं श्री पंकज सिंह जी। पंकज सिंह जी, आपका स्वागत है और मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। जी पंकज जी, जिस तरह से पिछले 2 महीने पहले अगर मैं आपसे कभी बात किया करता था या हमारी आपस में बात होती थी तो कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि बीजेपी जो केंद्र में शासित है वो इतनी कमजोर हो जाएगी और कथाकथित चाणक्य जो पार्टी की हर बात को और विपक्ष के लाए हुए हर दावे को फ्रंट लाइन से खारिज कर देते हैं और एक आक्रामक मुद्रा में रहते हैं, वो इस संसद की कार्रवाई से ही बचने लगे। देखिए, एक छात्रों के आंदोलन ने क्या स्वरूप बदल दिया वक्त का कि यही बीजेपी आज जो है वो मुंह छुपाती फिर रही है और बर्बर कार्रवाई जो छात्रों के विरुद्ध की गई 20 जुलाई को, उसके बाद तो सरकार पे जवाब देते नहीं बन रहा। सरकार का जो तानीशाही रवैया था और बीजेपी जिस धर्म की राजनीति को लेके, जिस जातिवाद की राजनीति को लेके सत्ता में काबिज थी और जिस तरह से उसने सारे आपके इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर किया हुआ था, आज उस बीजेपी की ये हालात हैं कि वो बीजेपी उसको जवाब देते नहीं बन रहा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी लोगों से मुंह छुपा रहे हैं और उनके पास इतनी क्षमता नहीं हो रही कि वो बच्चों के सवालों का जवाब दे सके। आरएसएस जिसने इस पूरी शिक्षा पद्धति को तबाह किया, बर्बाद किया, वो छात्रों से संपर्क करने की सोच रही है। विपक्ष भी छात्रों के साथ लामबंद है और पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन चला है जिसने जातिवाद और धर्म की राजनीति को कहीं और उड़ा के रख दिया। तो पंकज जी, आज जो स्थिति चल रही है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका विश्लेषण करें और दर्शकों को कुछ इसके बारे में बताएं। जी पंकज। मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती रही और एक तरीके से देखिए तो जितना उनका मेंबरशिप है तो वो क्लेम भी करते हैं इस बात को और इस बात को मानने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वो हिंदुस्तान की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जितने करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। अब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज से 2 महीना पहले ये स्थिति थी कि कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि भाजपा इतने बैकफुट पे आएगी या भाजपा को ये लगेगा कि भाजपा को कोई हरा भी सकती है, कोई भारतीय राजनीतिक पार्टी, या वो किसी भी मोर्चे पे वो फिसल भी सकती है। ऐसा अनुमान लगाना बहुत ही कठिन था। और अपने देश में जिस तरीके से पिछले 12 वर्षों में मोदी जी का जो कार्यकाल रहा और उसमें जिस तरीके से मीडिया से लेकर के तमाम चीजों का डिटोरिएशन हुआ है और जिस तरीके से सरकार के दबाव में मीडिया के बड़े बड़े संस्थान, मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम नैरेटिव फैलाने वाले जितने लोग हैं, गढ़ने वाले जितने लोग हैं, सब सरकार के मातहत कार्य कर रहे थे और ऐसा बताया जा रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, राम राज्य आ गया है और कहीं कोई हिंदुस्तान में दिक्कतें नहीं है। जब ये जेनजी मूवमेंट हुआ, जब छात्रों ने इसका बेड़ा अपने हाथों में उठाया और जिस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के टिप्पणी के बाद और फिर अभिजीत दिपके का अमेरिका से दिल्ली आना हुआ, उसके बाद जो चीजें बदली हैं वो इस तरीके से बदली हैं जैसे वो कहते हैं कि शोएब अख्तर की गेंद पे सचिन तेंदुलकर ने उतनी तेज से बैटिंग की और बाउंड्री से बाहर
6 रनों के लिए बॉल चला जाता है, उस रफ्तार में चीजें बदली हैं। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उसी आंदोलन का ये फलसफा रहा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संसद पार्लियामेंट चल रहा है और उसमें जाकर के वो जवाब दे कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पे और जिस प्रकार से इनके स्टेट में छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई, उसको लेकर के ये अपनी जवाबदेही नहीं ले पा रहे हैं। और ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसको लेकर के विपक्ष के जितने नेता हैं और खास करके राहुल गांधी जी बिल्कुल डिफेंसिव हैं। और बिल्कुल कल भी देखिए कि इलाहाबाद में जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ छात्रों की गूंज का, और जो राहुल गांधी जी ने इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया, आरएसएस की विचारधारा को उन्होंने आड़ो हाथे लिया है और उनका सीधा सीधा मानना है कि विश्वविद्यालयों में और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आरएसएस के मानसिकता के लोग उसमें उनको प्लांट किया जा रहा है। ये आने वाले समय में ठीक नहीं है और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है कि किसी एक विचारधारा के लोगों को इतना प्रमोट किया जाए। ये तमाम चीजें चल रही हैं। यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि इसी बीच में बाई इलेक्शन हुए और वहां भाजपा शासित राज्यों में भाजपा के कैंडिडेट को हारना और बुरी तरीके से हारना इस बात को दर्शाता है कि देश बदलाव चाहता है। इसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और हमें कोई ये भी नहीं है कि देश का मूड क्या है। इस बात को देश के तमाम लोग, देश के बुद्धिजीवी, देश के आम वर्ग के लोग, देश का किसान, देश का मजदूर, सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ एक दो बातें और महत्वपूर्ण हैं जिसका जिक्र करना मुझे लगता है कि लाजमी है। मैं एक आपसे और बात पे विश्लेषण चाहूंगा। राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज है, ये कार्यक्रम सीजेपी के फॉर्मेशन से पहले ही कर रहे थे और छात्रों के साथ एक कनेक्ट स्थापित कर रहे थे। इसे आप, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं लेकिन एक राजनीति से ऊपर जाके वो कहते थे कि मैं छात्रों की समस्याओं को उठा रहा हूं, जो इस देश में बेरोजगारी है, जो पेपर लीक की समस्या है, इन सभी समस्याओं को वो एड्रेस कर रहे थे और अब समूचा विपक्ष उनके साथ है। लेकिन कोटा से, देहरादून से लेके कल जो प्रयागराज या इलाहाबाद में जो उनकी वो हुई, तो उसमें मैंने एक नया एंगल देखा। मैं उस पर कुछ आपसे विश्लेषण चाहूंगा। कल उन्होंने जिस तरह से वो सारी समस्याएं तो उठाई ही कि एक आम छात्र जो है उसको पढ़ने में कितनी दिक्कत आ रही है, उसका पढ़ाई में उसका परिवार कितना खर्चा कर रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही, ये सब एंगल वो पहले भी देते थे। एक आपने इसमें नया एंगल बताया जो आरएसएस को लेके था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस आरएसएस ने इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को जो है वो ध्वस्त करके रख दिया है। लेकिन इसके बाद एक नया एंगल पंकज जी वो ये उन्होंने जो बताया कि इस देश की सारी संपत्ति जो है वो 1% लोगों के पास चली गई है, 60% संपत्ति, और उन्होंने अडानी और अंबानी इन दोनों को भी चिन्हित किया और ये बताया कि आपका सारा पैसा जो है वो ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से सारा पैसा, हर कॉन्ट्रैक्ट इनके पास जा रहा है और आप लोग केवल गिग वर्कर बन के रह जाएंगे और आप ब्लिंकिट के लिए सप्लाई चेन का काम करेंगे या इनके गार्ड बन के रह जाएंगे। तो पंकज जी ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा कि उन्होंने एक और मुद्दा उठाया जो एक हम लोग इस पे पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि किस तरह से ये सत्ताधारी जो सरकार है ये अपने मित्रों को हर एक वो काम दे रही है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बंद कर रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना फायदा देके सारा धन उनके तरफ भेजा जा रहा है और वो लोग ये धन इनको इलेक्शन लड़ने के लिए वापस करते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज को वापस करते हैं। तो पंकज जी एक ये जो आर्थिक पहलू उन्होंने दिया ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, इस पे भी मैं कुछ आपसे विश्लेषण चाहूंगा। निश्चित तौर पे जब राहुल गांधी जी के भाषण को आप डिकोड करेंगे तो आपको लगेगा कि वो सारी चीजें उसमें समाहित हैं, वो हर बात की परतों को खोल रहे हैं जिसको लेकर के आज देश चिंताग्रस्त है। और मुझे लगता है कि एक आम सामान्य जन को भी इस बात को लेकर के चिंतित होना चाहिए कि हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो आखिरकार कर क्या रहे हैं देश के साथ, और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो पहले लोग ये कहते थे कि ये विपक्ष का आरोप है या सत्ताधारी दल के लोग ये कहते थे कि ये आरोप है, वो आरोप नहीं है, वो धीरे धीरे सिद्ध हो रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि भारत सरकार की एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो
आयुष मंत्रालय के मार्फत आती है और वो दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें यूनानी दवाइयां, आयुर्वेद की दवाइयां बनती हैं। उस कंपनी की बोली लगी और वो 21 करोड़ रुपए में उस कंपनी को बेच दिया गया। अब ये कोई समझाए या सरकार से सवाल करे कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो मुनाफा दे रही है आपको, उस कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेचने का क्या औचित्य है? क्या देश को आप गिरवी रखना चाहते हैं? तो ये जो विपक्ष कहता चला आ रहा है कि मोदी के मित्र हैं अडानी और अंबानी, और मोदी जी यहां तक का सफर तय किए, उसमें अडानी जी का बहुत बड़ा रोल है, और जहां कहीं वो जाते हैं देश के अंदर या देश के बाहर वो काम करते हैं। राहुल गांधी जी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपने मित्र के लिए काम करते हैं और अडानी के लिए काम करते हैं। वो जहां जाते हैं वहां उनको कुछ ना कुछ सामान्य भाषा में कहें तो ठेका और टेंडर वो दिलवा के आते हैं। देश के अंदर एक और एग्जाम्पल है, आप देखिए कि जेपी ग्रुप है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो ये ताज एक्सप्रेस आप लोग जानते हैं कि जो नोएडा से जाती है आगरा, वो जेपी ग्रुप का बना हुआ था, और जेपी जब दिवालिया हुई तो जब उसकी बोली लगी तो जो वेदांता वाले थे उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, और उनके पक्ष में फैसला भी आ गया था कि वो उनका अधिग्रहण करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते थे। मोदी जी चाहते थे जेपी का अधिग्रहण अडानी ग्रुप करे, और उनको अडानी को देना पड़ा, और वो मामला कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला, और वो कंपनी चला गया अडानी जी के पास। ऐसे तमाम उदाहरण भरे हुए हैं, और ये प्रमाणित करते हैं कि मोदी जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर अडानी को लेके है, और कहीं ना कहीं सरकार में बैठ करके वो मोदी जी क्या करते हैं कि लंबी लिस्ट है ऐसी कंपनीज की जो सरकार द्वारा ईडी सीबीआई के छापों के बाद अडानी ने उसका अधिग्रहण कर लिया। एक बहुत लंबी लिस्ट है पंकज जी ऐसी उसकी। और दूसरी बात, जिनको ये दिन रात गालियां देते हैं जवाहरलाल नेहरू को, तो उनके बनाए हुए वो संस्थान है जिन्हें आज ये बेच रहे हैं। अगर वो बना के ना चाहते वो संस्थान या पीएसयूज जिनको ये बेच रहे हैं एक एक करके और उन्हें गाली दे रहे हैं, तो पंकज जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार जो है, लेकिन मैं ये आप देखिए जो अब ये एक सत्ता में एक आप कहेंगे कि इसकी रीढ़ की हड्डी में एक डर की लहर तो दौड़ी हो। जब इसने आम मानस का, जब इसने आम जन का, और वो लोग जो पूरी तरह से परेशान हैं सरकार की नीतियों से और बेरोजगार हैं, और वो 60% लोग हैं हमारे देश के, और उसके ऊपर उनसे जुड़े उनके परिवार हैं जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, जो E20 की मार झेल रहे हैं, जो आर्थिक नीतियों की मार झेल रहे हैं, जो इनके द्वारा जो इनको फायदे मिल रहे हैं इनके निजी रूप में, उसकी जो टैरिफ की मार है अमेरिका द्वारा, वो आम जन झेल रहा है जो इस भारत का नागरिक है। और ये लोग उससे पैसा कमा रहे हैं और सत्ता का लाभ ले रहे हैं। तो लेकिन जो उस दिन एक आंदोलन हुआ जो इनकी राजनीति से इतर था, जिसमें ना धर्म को देखा गया, ना लड़के लड़कियों का भेदभाव देखा गया, और ना ही उसमें जाति का कोई भेदभाव देखा गया कि ये अपर क्लास है या लोअर क्लास है। तो सत्ता जब इस तरह से एक प्रदर्शन एक देखा गया, हम नहीं चाहते कि ऐसे प्रदर्शन भारत में हो और वो हिंसक हो, लेकिन जिस तरह आप देखिए कि आपका बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री को भारत ही शरण दे रहा है और वो यहां रह रही है, और हमारे आसपास नेपाल में और श्रीलंका में भी ऐसा हो चुका। तो जब इस जेन जी ने या जेन जेड ने अपनी आवाज उठाई और वो संसद की तरफ चला और प्रधानमंत्री वहां बैक गेट से निकल के भागे, तो पंकज जी मैं समझता हूं एक बार रूह तो कांप गई होगी इस सत्ता की। और ये जो बड़े बड़े लोग जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये मंत्री, और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक बार इन्होंने अपने परिवार के बारे में भी जरूर सोचा होगा कि जो ये कर रहे हैं इसको एक आफ्टर थॉट दिया जाए। और मेरे पास तो कुछ ऐसी भी जानकारी है कि बीजेपी के अंदर भी कई धड़े हैं जो अब इनसे सहमत नहीं है, और जो लोग इनको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनकी कोलिजन पार्टीज हैं, जिस तरह के पहले चाहते थे तो आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस किसी भी दल को तोड़ दिया करते थे, अब उनमें भी एक बार एक सोच चल रही है कि बीजेपी ये जो कर रही है ये लोगों की समझ में आ गया है और जनता इसके प्रति आंदोलित हो रही है। जी पंकज जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें एक दो बातों को और हम आगे बढ़ा दें। देखिए, जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीजें आती हैं, कोई चीजें छुपी नहीं रहती हैं, और
जिस प्रकार से यह मूवमेंट खड़ा हुआ, तो मूवमेंट खड़ा हुआ तो इसके जड़ में कौन था? सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, और उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। और आपने अभी देखा है कि जिस प्रकार से मेटा को बुला करके इनके अधिकारियों को दबाव बनाया जा रहा है, और ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है, और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो था, वो कुछ समय के लिए हट गया और फिर अपलोड हो गया, और उसके बाद इनको तो परेशानी वहां नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का वीडियो कुछ सेकंड के लिए हटा और फिर अपलोड हो गया। परेशानी इस बात की है कि आम जन की आवाज को जो सोशल मीडिया घर घर तक पहुंचा रही है, इस बात को लेकर के सत्ताधारी दल परेशान है, और इसलिए वो नया नियम भी ला रही है कि हम अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो 3 घंटे में उस पोस्ट को आपको हटाना पड़ेगा, और ये कानून भारत का आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो डर है, वो डर क्यों पैदा हुआ? वो इसलिए पैदा हुआ कि जब लाखों की संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए जंतर मंतर पे, और सब संसद मार्च करने की बात इन्होंने कर दी, और 20 तारीख को जब संसद मार्च शुरू हुआ तो इनके हाथ पांव सूज गए, और इनको लगा कि अगर छात्र संसद की दहलीज पे आ गए तो फिर क्या होगा। तो ये घबराए हुए, डरे हुए मोदी जी उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जिस तरीके से एक तानाशाह करता है। अब आप एक बात समझिए कि सोशल मीडिया जिस तरीके से घर घर चला गया है और लोग अवेयर हो गए हैं, लोगों को सही जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तो देगी नहीं वो जानकारी, वो तो सरकार के हाथों में खेल रही है, तो वहां से तो कुछ मिलना नहीं। अब इसी बात का ये है कि जो बात लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए था, वो बातें पहुंच रही है, वो भी सही सही पहुंच रही है, क्योंकि इनके लोग फैब्रिकेटेड लोग हैं, इनको फैब्रिकेट करके उसको अपने चाशनी में ढाल करके लोगों तक परोस देते हैं जितनी बातों को परोसना होता है। अब उनकी पोल पट्टी खुल रही है, डर इनको इस बात का है, लेकिन अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी देखिए कि आज ही मैंने देखा है कि कल प्रधानमंत्री जी आईआईटी में लोगों को डिग्रियां बांट रहे थे। अब जो छात्र गए डिग्री लेने के लिए मंच पे चढ़े, उनको इतनी ट्रेनिंग दी गई कि कितना सर आपको झुकाना है। आप भला बताइए कि प्रधानमंत्री के सामने में ये कितनी निंदनीय बात है कि ये बात छात्रों को बताई जाती है कि तुम डिग्री लेने जाओ तो कितना सर झुकाओगे प्रधानमंत्री के सामने। ये क्या बात हुई? अब इस बात को लेकर के अगर आक्रोशित होते हैं छात्र, और सबसे जो बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि इस देश के अंदर अब जेनजी जाग चुका है, इस देश का बच्चा जाग चुका है, इस देश का किसान कह लीजिए, मजदूर कह लीजिए, बेरोजगार कह लीजिए, वो सब इस बात को जान गए हैं कि 12 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पे ये सरकार चल रही है। अंदर से खोखली सरकार है, इनके पास न कहीं कोई विजन है, न कहीं कोई इनका इरादा है, न ये कुछ करने में दक्ष है। इसलिए इस सरकार का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, और इसी से ये इतने विचलित हैं, इतने घबराए हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है और करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। और इसी विरोधाभास के कारण आज ये बैकफुट पे हैं, और इतनी हिम्मत नहीं हो रही है प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की कि वो जाकर के ये फेस कर सके पार्लियामेंट को और विपक्षी दल के सवालों का जवाब दे सके। और जनता क्यों नहीं पूछेगी, इस देश के आवाम क्यों नहीं पूछेंगे कि जंतर मंतर पे जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था उस पे आपने छात्रों के ऊपर बर्बर कार्रवाई क्यों की, आपने गोली क्यों चलवाई, आपने बिहार जैसे स्टेट में AK-47 क्यों चलवाया, छात्रों को घायल क्यों करवाया? ऐसा तो आज तक हिंदुस्तान में कभी हुआ ही नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक विचारधारा को आप थोप नहीं सकते हैं। आपको जितने लोगों ने वोट नहीं दिया उससे अधिक लोगों ने आपको नहीं वोट दिया, तो क्या वो लोग हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनकी आस्था नहीं है लोकतंत्र में? क्या वो स्वच्छंद नहीं रहना चाहते? क्या वो अपनी आवाज को न उठाए? ये तो कहीं कोई पैमाना नहीं हुआ कि अगर हमने वोट दे करके अभी बाई इलेक्शन में मान लीजिए कि 35% वोट हुए, 75% लोगों ने नहीं दिया, तो क्या 75% लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है इस देश में? बिल्कुल है, लेकिन जितना वोट पड़ता है उसी में जीत और हार तय किए जाते हैं। हर बात को डरा के, धमका के, अपने पक्ष में, अपने पाले में सांसदों को, विधायकों को तोड़ के ले आने से लोकतंत्र मजबूत कभी नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब विपक्ष भी हो और सत्ता पक्ष भी हो, जब एक दूसरे की बात सुनी जाए, जब आम आवाम की बात सुनी जाए।
और तब उससे लोकतंत्र मजबूत भी होता है। और हमारा देश खास करके जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, जहां हर 200 किलोमीटर पे भाषा और बोली बदल जाती है, जहां हर 200 किलोमीटर पे त्योहार और रस्म और रिवाज बदल बदल जाते हैं, जहां के अलग अलग फेस्टिवल हैं, जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहां पे आप इस तरीके से करेंगे तो क्या इस देश को आप तोड़ना नहीं चाहते हैं? और बहुत अच्छा राहुल गांधी जी ने कल कहा है कि आरएसएस की जो विचारधारा है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में ये आरएसएस कहाँ थे इसका कहीं अता पता नहीं है। वो आरएसएस ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं कि हम ये बताते हैं कि कौन इस देश में देश भक्ति कर रहा है और कौन देश विरोधी गतिविधि कर रहा है, ये बताने वाले ये कौन होते हैं। और वो एक खास विचारधारा के लोग, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में, न सिर्फ एजुकेशन में, वो जुडिशियरी में भी घुस चुका है। और सबसे दिक्कत वही होने वाली है आने वाले समय में, अगर एक विचारधारा के लोग और राइटिस्ट विंग के लोग अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन में घुसते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष होता तो 2024 में मोदी की सरकार नहीं बनती। ये डंके की चोट पे ये देश के आम आवाम जान रहे हैं। और इसी बात को लेकर के अब सरकार को डर है कि ये सही सच्चाई आम आवाम तक पहुंच चुकी है। अब लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एक सीमा होती है, हर घर में बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो बच्चे पढ़ लिख करके कुछ करेंगे नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं और अंधभक्त बनेंगे तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि बच्चे को ऐसी तालीम दी जाए कि वो बच्चा मारा मारा फिरे, कुछ करे ना। इसीलिए इस देश के युवा आक्रोशित हैं और उसी का नतीजा है कि आज ये सरकार जो बैकफुट पे आई है उसमें ये छात्रों का और जेनजी का बहुत बड़ा रोल है। और जैसा आपने कहा कि तमाम पड़ोसी मुल्कों में जो चीजें हुई हैं पिछले दिनों में, और उसका कहीं ना कहीं एक असर भारत के ऊपर भी पड़ा है, इसमें भी कहीं कोई वो नहीं है मानने में कि हाँ ठीक है, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, यहाँ लोकतंत्र की नींव बहुत गहरी है, बात तमाम ठीक है, लेकिन विरोध करने का भी उतना अधिकार है यहाँ के लोगों को। और जब वो विरोध होता है तो अगर सत्ता नहीं सुनती है तो फिर सुनाने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट लोग करें। तो हमारा यही कहना है कि सरकार। एक सवाल आपसे, एक सवाल और है, एक अंतिम सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जब देखिए आरएसएस, एक गांव में कहावत है ना, भेड़ की खाल में भेड़िया, तो भेड़ की खाल में भेड़िया बनके जब ये उसी जैनजी से संवाद के लिए आ जाते हैं जो आरएसएस के नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 2 उन्हीं जैनजी को प्रताड़ित कर रहे हैं उस आंदोलन के बाद, और ये कह रहे हैं कि वो जो लड़कियां वहां थी उनका रेप होना चाहिए था, वो यही चाहती हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए थी छात्रों को, वही लोग उनसे संवाद करते पहुंचते हैं जो कि इस सरकार में उतने ही सम्मिलित हैं और इस शिक्षा व्यवस्था को तो पूर्णतः है जब जब बीजेपी की सरकार रही है तो आरएसएस के हाथ में दे दिया जाता है। एक किसी भी कुलपति से लेकर और चपड़ासी तक का जो है वो नियुक्ति आरएसएस के बिना नहीं हो सकती और वो आरएसएस की विचारधारा पे ही चलती है। पूरी शिक्षा जो है वो इनके हाथ में है। धर्मेंद्र प्रधान उसी बैकग्राउंड से आया करते थे और अब जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं वो भी उन्हीं की उपज है, वो भी उसी कैडर के हैं। तो आप पंकज जी, एक तो वो उनसे संवाद के लिए पहुंचे तो इससे ये पता लगता है कि वो इसका महत्व समझ रहे हैं और सारे विपक्षी दल भी इसका महत्व समझ रहे हैं। तो ये सब जब बाहर निकल सकते हैं तो आज भी ये सरकार इतनी ऐंठ में क्यों है कि ये क्या अपने 2 मंत्री भेज के, जिस तरह राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं, जिस तरह अखिलेश यादव संवाद कर रहे हैं, जिस तरह से और दल संवाद कर रहे हैं, क्या ये सरकार एक अपना प्रतिनिधिमंडल भेज के हमारे बच्चों से बात नहीं कर सकती थी, उनकी समस्याओं को नहीं जान सकती थी? और अगर ये ऐसा नहीं करते तो आप बीजेपी का आने वाले समय में क्या भविष्य देखते हो? जी देखिए, आपने सही कहा। देखिए, इसका दोहरा चरित्र है, इस सरकार का भी दोहरा चरित्र है और संघ का भी। संघ का कैसे है मैं बता रहा हूं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है या हम लोग बोल नहीं सकते, उसकी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पे जब जो भी कोई व्यक्ति खुल के बोलता है तो उसके पीछे ना जाने कितनी एजेंसियां पड़ जाती है। दिक्कत इस बात का है कि
हमारे जैसे जो लोग हैं, आपके जैसे जो लोग हैं, वो लोग एक मिनट में आपके एक बात आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा। ये जो आपने एजेंसियों वाली बात कही ना पंकज जी, जिस तरह जाति और धर्म फेल हो गए ना इस बच्चों पे, तो इनके पीछे ये ईडी और सीबीआई भी नहीं लगा सकते थे। ये भी इनकी बहुत बड़ी मजबूरी रही। अगर ये कोई राजनीतिक दल होता तो इसे प्रेशराइज करने के लिए इसके कार्यकर्ता जो थे राजनीतिक दल के, उनके ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया जाता, लेकिन इन छात्रों पे वो भी नहीं कर सकते। जी आप अपनी बात। हाँ, निश्चित तौर पे। और देखिए कि सबसे बड़ी बात ये भी देखिए कि वहां पे जो उनके जितने छात्र गए जंतर मंतर, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करके ये ढूंढने लगे कि भाई किनको हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि किसी की ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, किसी की यहाँ फोन करवा रहे हैं, किसी के सोशल मीडिया पे गाली दिलवा रहे हैं, और सारा टोटल इनका ट्रोल आर्मी है, पूरा का पूरा सिस्टम है, आईटी सेल है, समूची सरकार है, इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे पावर्स हैं, उसका मिसयूज इसी को कहते हैं करना। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा था दोहरे चरित्र को लेकर के। अब देखिए संघ का दोहरा चरित्र देखिए। हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, संघ के मुख्यालय से और संघ के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ से पर्ची जाती है। और पर्ची क्यों जाती है भाई? किसका अपॉइंटमेंट होना है, किसका नहीं होना है, संघ तय करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन एक ऐसा आरएसएस के लिए एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से वो अपनी विचारधारा को लोगों तक या बच्चों तक पहुंचा सकती है। इस बात को हर कोई जानता है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने में करीब 35 दिन लग गए, 36 दिन लग गए। वो इसलिए क्योंकि संघ का बैकअप था, और यही संघ आज बैठ करके जनजी से वार्तालाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। जब ये धरने पे बैठे तो आपने क्यों नहीं कहा प्रधानमंत्री से? क्या प्रधानमंत्री वो आपके नहीं हैं? क्या आपने नहीं बनवाया है उनको? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई तुम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दो, लो? और आप तो कह सकते हो, आप तो मेंटोर हो, आपसे तो आपके संघ से तो भाजपा निकली है, फिर आप कैसे बच सकते हैं आप अपनी जवाबदेही से? तो ये एक एनजीओ है पंकज जी, वो तो एक एनजीओ है, एक सांस्कृतिक एनजीओ। हाँ, हर चीज में वो अपना दखल रखते हैं, लेकिन अपने आप को एनजीओ कहते हैं, वो भी जो रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, ये देश के साथ छलावा है, ये देश के साथ इन लोगों के द्वारा की जाने वाली एक ऐसा कुकृत्य है, मैं तो यहां तक कहूंगा, जिसको देश देख रही है और देश के आने वाले जो पीढ़ी के बच्चे हैं वो देख रहे हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों के दोहरे चरित्र को लेकर के अब भारत की जनता जाग चुकी है, और इनके कुछ भी प्रयास कर ले, चाहे वो इंस्टाग्राम पे मोदी जी रील बना ले, मोहन भागवत आकर के बच्चों से संवाद कर ले, कुछ नहीं होने वाला। वो जान रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने डंडे मरवाए, इन्हीं लोगों ने सर फुड़वाया, इन्हीं लोगों ने गोलियां चलवाई, इन्हीं लोगों ने हॉस्पिटलाइज करवाया, और यही लोग आ रहे हैं मरहम लगाने के लिए। क्या वो बच्चे जानते नहीं? वो आपसे ज्यादा तेज हैं, वो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो हमसे आपसे और ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के हैं। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन तुम्हारे पक्ष में कह रहा है, कौन तुम्हारे खिलाफत में बात कर रहा है, और कौन सी पॉलिसी लेके आ रहा है। ये सब जानते हैं। अब समय आ गया है, इनका घड़ा भर चुका है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में भाजपा का तो कम से कम भविष्य नहीं है, विपक्षी दलों का भविष्य है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, विपक्ष में है। निश्चित तौर पे एक आशा की निगाह से इस देश का युवा भी, इस देश का किसान भी, इस देश का मजदूर भी, इस देश का सामान्य वर्ग भी देख रहा है। पंकज जी, आपने अपने विश्लेषण से जो इस सारे मुद्दे पे रोशनी डाली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको हमारी विचारधारा ठीक लगी है और हमारी पत्रकारिता निष्पक्ष लग रही है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।